Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 2B from chapter Compound Interest Without Using Formula. So starting with question number 9, a man saves rupees 3000 every year and invests it at the end of the year at 10% compound interest. Calculate the total amount of his savings at the end of the third year. Now, a person is saving rupees 3000 every year and end of the year में वो invest करता है, पूरा साल सेव करके फिर end of the year में he invests at 10% compound interest. ठीक है ना, कुछ बोला नहीं गया है, मतलब per annum ही कंसिडर करेंगे, ईयरली ही कंपाउंड इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे. कुछ बोला गया होता तो हम लोग कुछ कंडीशन अप्लाई करते. नाउ कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. कितना सेविंग्स उसका हो रहा है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, वो हम लोग को फाइंड करना है. दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है. ही इज सेविंग 3000 एवरी ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर ही सेव्स रुपीज़ 3000. अब ये पैसा सेव करके वो एंड ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट कर रहा है. ही इज़ इन्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. सो ही इज़ इन्वेस्टिंग फर्स्ट ईयर के एंड में वो कितना सेव कर रहा है? 3000. फर्स्ट ईयर ही है तो अभी 3000 ही सेव किया है. ठीक है, सो इन्वेस्टेड अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज रुपीज़ 3000. अब उसने एंड ऑफ द ईयर में पैसा डाला है तो एक ईयर के बाद उसको इंटरेस्ट ऐड होके पैसा मिलेगा. ठीक है, सो आफ्टर एवरी ईयर इट इज़ गेटिंग कंपाउंडेड at 10% rate of interest. So 10% अमाउंट इसमें ऐड होके उसको कब मिलेगा वापस? सेकेंड ईयर के एंड में, 1 ईयर के बाद उसको मिलेगा. ठीक है, हम लोग हमेशा 1 ईयर का कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट ईयर में तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है बिकॉज ही इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. बिगनिंग में भी उसने नहीं किया इन्वेस्ट. सो एट the end of the second year उसको पैसा वापस मिलेगा. ठीक है, मिलेगा मतलब एज इन कितना अमाउंट हो रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है. ठीक है, एक्चुअल में हम लोग को थर्ड ईयर के एंड में कितना सेविंग्स हो रहा है वो फाइंड करना है. सो उसके पहले सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल वापस से चेंज होगा. प्लीज़ पे अटेंशन. फर्स्ट ईयर में वो इतना सेव कर रहा है. ही इज़ इन्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुपीज़ 3000. सो अब उसको पैसा कब कंपाउंड होके वापस एक्स्ट्रा मिलेगा? एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के एंड में 1 साल होने के बाद होगा. ओके, सो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अब इंटरेस्ट ऐड होगा. So at the end of the second year, what is going to be the principal? This is going to be the principal. ठीक है, 1 ईयर में ये प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होके आएगा. ठीक है, सो सेकेंड ईयर के एंड में इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होके आएगा. सो प्लीज़ पे अटेंशन. फर्स्ट ईयर में ही उसको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है. फर्स्ट ईयर के एंड में उसने इन्वेस्ट किया है, सेकेंड ईयर के एंड में उसको इंटरेस्ट मिलेगा. सो सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट क्या होगा वो अब हम लोग फाइंड करेंगे. सो सेकेंड ईयर के एंड में प्रिंसिपल क्या होगा? आई राइट डाउन ओवर योर ओनली. प्रिंसिपल इज रुपीज़ 3000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम पीरियड इज 1 ईयर. ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में उसको इंटरेस्ट ऐड होके मिलेगा पैसा. ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है. सो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्लीज़ पे अटेंशन. 1 ईयर के हिसाब से है. सो फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया तो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा.
1 ईयर के बाद ही मिलेगा, ठीक है। सो P into R into T upon 100 that gives 3000 into 10 into 1 upon 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, that gives 300 रुपीज़। अब इतना इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में ऐड होके अमाउंट क्या हो रहा है वो देखते हैं। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, it will be principal plus interest. Principal amount is 3000 and this is 300, so हो जाएगा 3300. I'm directly writing down. You have to substitute the value, steps दिखाना पड़ेगा. Now again read the question very carefully. Man saves rupees 3000 every year and invests it at the end of the year at 10% compound interest. वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में सेव नहीं कर रहा है, he saves rupees 3000 every year. एवरी ईयर वो सेव कर रहा है, मतलब वो सेकेंड ईयर में भी सेव करेगा एंड इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ द ईयर. अब ये सेकेंड ईयर का एंड हो गया है, फर्स्ट ईयर में उसने सेव किया था 3000, फिर इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर के एंड में, वो इन्वेस्ट होके सेकेंड ईयर के एंड में उसको ये अमाउंट आएगा. अब इसमें वो वापस से 3000 ऐड करेगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. सो इन्वेस्टेड अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 3000 रुपीज़, ठीक है ना. सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज़ गोइंग टू बी दिस प्लस दिस. ऑलरेडी ये अमाउंट बैंक में था, ठीक है, लेट अस अज्यूम बैंक में ही उसने सेव किया ऑब्वियसली. सो इतना अमाउंट है सेव उसने किया है, उसको इतना मिल रहा है सेकेंड ईयर के एंड में, बट सेकेंड ईयर के एंड में वो वापस से सेव करके 3000 डाल रहा है. सो दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट ऐड अप हो जाएगा. अब ये नया प्रिंसिपल बनेगा, जो अमाउंट ऐड होके होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द न्यू प्रिंसिपल. सो amount, total amount at the end of second year. See, it's very easy. The only thing is you have to pay little attention. थोड़ा minute details पे ध्यान देना है. Okay? So it is going to be amount at the end of the second year plus the amount invested. So you have to write that down. Due to shortage of space, I'm not writing that down. So this plus this is going to be the total amount. Already जो पड़ा था बैंक में plus उसमें ये ऐड कर दिया. So that is going to be 3300 plus 3000. So that will give rupees 6300. This is the amount at the end of the second year. अब end of the third year. Calculate the total amount of his savings at the end of the third year. So end of the third year में, ठीक है, इसके ऊपर उसको वापस से इंटरेस्ट मिलेगा. So let us now find out इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होके कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है. So this is going to be the principal for the third year. End of the third year, अभी हम लोग ने एंड ऑफ सेकेंड ईयर का फाइंड किया, अब एंड ऑफ थर्ड ईयर का फाइंड करेंगे. एवरी ईयर हम लोग बिगनिंग का फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या एंड है, ठीक है. सो सेकेंड ईयर के एंड का मिल गया है, थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट हो रहा है, कितना इंटरेस्ट हो रहा है, लेट अस फाइंड आउट. अब एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में अमाउंट था, टोटल अमाउंट हो गया था रुपीज़ 6300. अब उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, 1 ईयर के बाद. सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट जो था, अब उसके ऊपर थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट वापस से ऐड अप हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड होके अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा. सो लेट अस कैलकुलेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. प्रिंसिपल क्या होगा, रुपीज़ 6300, ठीक है ना. एंड ऑफ थर्ड ईयर में प्रिंसिपल प्रीवियस जो पेंडिंग था, प्रीवियस जो ऑलरेडी अमाउंट हो गया था टोटल, दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम थ्रू आउट, इट इज़ 10% एंड टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर. नाउ इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं
interest is P into R into T upon 100. That will give 6300 into 10 into 1 upon 100. That will give rupees 630. Okay. Now ये इंटरेस्ट हो गया. अब अमाउंट देखते हैं. Amount at the end of third year is amount at the end of second year. Total amount at the end of second year. So total amount at the end of the second year plus the interest is going to be the amount at the end of the third year. So you have to write that down. I'm not writing that down. So that will give 6,300 जो अभी का principal बन गया है plus 630. So that will give rupees 6930. ये amount तो हो गया. But he is saving rupees 3,000 every year. मतलब ये तो अमाउंट है ही, एट द सेम टाइम 3,000 भी हो जाएगा. ठीक है. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. टोटल ये तो ऑलरेडी है बैंक में, इसमें और 3,000 क्योंकि वो एवरी ईयर एंड में 3,000 सेव करता है, इन्वेस्ट करता है. सो amount is saved at the end of third year is rupees 3,000. ठीक है. सो ये प्लस ये मिला के टोटल अमाउंट उसका सेविंग्स हो जाएगा. सेविंग्स, टोटल सेविंग्स पूछा है तो ऑब्वियसली बैंक का भी सेविंग्स प्लस खुद उसने जो सेविंग्स किया है वो भी ऐड हो जाएगा. सो टोटल सेविंग्स at the end of third year, this plus this, you have to write down the statement. I don't have space to write that down, so you have to write that down and then write down the values. So that will give 6,930 plus 3,000, which gives 9,930 rupees. You have to pay attention to very very small details. ठीक है. So this is going to be the total savings, okay, made by the person at the end of third year. You have to write on the final statement. Okay. End of every year बोला गया है, at beginning of the year नहीं बोला गया है. So keep in mind first year में वो सिर्फ सेव कर रहा है, उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा. ठीक है. So that is where it is important, and also keep in mind that every year वो 3,000 add up करते जा रहा है. So वो हम लोग को add up करना है every year. Okay, so the final amount becomes 9,930 rupees. Moving on to next question. Question number 10. A man borrows rupees 10,000 at 5% per annum compound interest. He repays 35% of the sum borrowed at the end of the first year and 42% of the sum borrowed at the end of the second year. How much must he pay at the end of the third year in order to clear the debt? It is very much similar to the questions that we have solved earlier. ठीक है. सिर्फ हम लोग को डायरेक्ट अमाउंट कितना पे किया है वो नहीं बताया, परसेंटेज बताया है. बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी. नॉर्मल है, एवरी ईयर इंटरेस्ट एड अप होते जाएगा. सो उसको अमाउंट जो देना है वो बढ़ते जाएगा, बट उसमें से हम लोग जितना वो पे कर रहा है वो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ईयर नाउ. वी नो द प्रिंसिपल, वी नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. सो नाउ इन फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या है? रुपीज़ 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम पीरियड इज 1 year. ठीक है. 5% पर एनम बोला गया है, सो ईयरली. ओके. सो फर्स्ट ईयर का हम लोग फाइंड करेंगे इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट इज P into R into T upon 100. That is 10,000 into 5 into 1 upon 100. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बोला गया. सो 3 पार्ट्स में हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे. फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का फाइंड करना है. ठीक है.
नाउ 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 500 रुपीज़ इज़ द इंटरेस्ट. नाउ लेट अस फाइंड द अमाउंट. सो अमाउंट इन फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच गिव्स 10,000 plus 500. So that gives 10,500. Okay, this is the amount. Now read the question once again. He has borrowed this much amount, interest बताया गया है. He repays 35% of the sum borrowed at the end of the first year. जो sum borrow किया है, कितना borrow किया है? 10,000. So 10,000 पे 35% जो है उतना वो पे बैक कर रहा है. So amount paid in first year is what? 35%. That is 35 upon 100 of how much? Of the amount borrowed, sum borrowed. Sum borrowed कितना है? 10,000 है. ठीक है. सो वो कितना पे कर रहा है? ₹3500 पे कर रहा है. ठीक है ना. सो ही इज पेइंग दिस मच, इतना हो गया है. सो इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. 10,500 में से 3,500 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इतना पेंडिंग है, उसमें से उसने इतना पे कर लिया है. सो अमाउंट लेफ्ट इन फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? इट इज़ अमाउंट इन फर्स्ट ईयर माइनस अमाउंट पेड इन फर्स्ट ईयर. यू हैव टू राइट दैट डाउन. ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे अमाउंट इन फर्स्ट ईयर माइनस अमाउंट पेड इन फर्स्ट ईयर. एक्चुअल अमाउंट हुआ है 10,500, वो पे कर रहा है 3,500, दैट इज़ 35%. सो दैट गिव्स 7,000. ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. ठीक है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर. द अमाउंट लेफ्ट, नॉट दिस अमाउंट. ओके, सो लेट अस फाइंड फॉर द सेकेंड ईयर द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट. सो इन सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज ₹7,000. जो पेंडिंग अमाउंट था, जो अमाउंट लेफ्ट था, दैट इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल. सो 7,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 350 रुपीज़. सो दिस इज द इंटरेस्ट. नाउ लेट अस फाइंड द अमाउंट इन सेकेंड ईयर. ठीक है, अमाउंट इन सेकेंड ईयर इज नथिंग बट अमाउंट लेफ्ट इन फर्स्ट ईयर. कितना अमाउंट बाकी था इन फर्स्ट ईयर? 7,000 प्लस अभी का इंटरेस्ट. सो 7,000 प्लस 350, सो दैट गिव्स ₹7,350. ओके, अब वो सेकेंड ईयर में भी अमाउंट पे कर रहा है. 35% ऑफ द सम बोरो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 42% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सो सेकेंड ईयर ख़त्म होने पे ही इज़ पेइंग 42% ऑफ द अमाउंट बोरोड. दैट इज़ अमाउंट बोरोड इज़ 10,000, सो उसका 42%. सो 42 अपॉन 100 इंटू 10,000. ओके, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा. सो 4,200. ओके, नाउ दिस मच इज़ द अमाउंट दैट ही इज़ पेइंग. सो इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, सो अमाउंट लेफ्ट इन सेकेंड ईयर इज़ नथिंग बट अमाउंट इन सेकेंड ईयर माइनस अमाउंट पेड इन सेकेंड ईयर. ठीक है, अमाउंट इन सेकेंड ईयर कितना है? 7,350. वो पे कितना कर रहा है? 4,200. ओके, सो दैट गिव्स 3,150 rupees. This is the amount left in second year. Read the question once again. How much must he pay at the end of the third year in order to clear the debt?
कितना उसको पे करना है टू क्लियर द डेट, मतलब उसको सारा का सारा अमाउंट क्लियर करना है. डेट मतलब जितना पेंडिंग अमाउंट है, जितना पेंडिंग पैसा है, उसको सारा का सारा पे करना है. सो जो भी अमाउंट मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द अमाउंट दैट ही हैज़ टू पे. ओके, सो लेट अस फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर. ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर 3150. ओके, सो इन थर्ड ईयर 3150 बचा था अमाउंट, सो दैट अमाउंट लेफ्ट इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल. सो 3150 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 315 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं. ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 10 रहेगा तो सिर्फ डेसिमल प्लेस ही लगाना है. सो 5 5s are 25, so 5 1s are 5 6 7 and 5 3s are 50. 1575 upon 10, that gives 157.5 rupees. Okay, now amount in third year is nothing but amount left in second year. सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट बचा था 3150 प्लस द इंटरेस्ट. सो अमाउंट लेफ्ट इन सेकेंड ईयर वॉज 3150, इंटरेस्ट है 157.5. सो दैट विल गिव मी if you want you can add 0. So 3307.5 rupees is the amount that he has to pay, okay, at the end of third year to clear the debt. So it's very easy. ओके, एवरी ईयर का हम लोग को अमाउंट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बट उसमें से वो जितना पे कर रहा है वो सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट होके जो अमाउंट आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. सब्ट्रैक्शन करके जो अमाउंट बचेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रिंसिपल. ओके, सो थर्ड ईयर में तो उसको पूरा सारा का सारा अमाउंट पे करना है बिकॉज ही हैज़ टू क्लियर द डेट. क्लियर द डेट मीन्स इट इज़ गिविंग हिंट के ये सारा का सारा अमाउंट उसको पे बैक करना है. Okay, not certain amount of percentage that he paid in first and second year.